हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमारा बायोलॉजी में क्लास चल रहा है, सेल सेल कोशिका हम कोशिका के अंग पढ़ रहे हैं। कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं, तो देख लीजिए कोशिका के कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रदर्भी जालिका। यह क्या होती है, तो इसकी खोज पोर्टर ने की थी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज पोर्टर ने की थी। किस सन में की थी, तो ये मैं आपको बताया हूँ जब पहली वीडियो कोशिका की पढ़ाया हूँ, तो उसमें तो आप लोग जरूर इसका जवाब कमेंट सेशन में मुझे देना। मैं पढ़ाया हूँ ना, तो मैं भी देखता हूँ कौन कौन पढ़ता है। तो किस सन में खोजा था, तो आप बताएंगे। संगठन तो कोशिका तीन प्रकार की, कोशिका नहीं सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तीन प्रकार की होती है। पहला सिस्टर्नी देख लीजिए, ऐसे ऐसे होती है, ऐसे 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 लंबी लंबी बनी रहती है। नालिका रूपी, आराशय पुटिका देख लीजिए, गोल गोल होती हैं। यह तीनों कोशिका द्रव्य में फैले होते हैं। यह संपूर्ण कोशिका में फैली हुई होती हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सेल का अंतःकंकाल कहा जाता है। यह कोशिका में कंकाल तंत्रिका का कार्य करती हैं। अगर यह सेल में नहीं रहेंगी तो कोशिका एकदम पिचिक्कर माल जैसी हो जाएगी। मैंने बताया था ना, जैसे हमारे शरीर में कंकाल है, हड्डियां, अगर हड्डियां हमारे शरीर में नहीं होगी तो हमारी क्या रहेगा, हम ऐसे खड़े पर रह पाएंगे, ढांचा हमारा ही खत्म हो जाएगा, मांस बटुक इतनी हो जाएगी। तो ऐसे ही कोशिका है, कोशिका को यह कंकाल का काम करते गई, यह नहीं रहेगी तो कोशिका का कुछ वही ना, समझ गए ना, कुछ मतलब ही नहीं रहेगा, उसका ढांचा ही नहीं रहेगा, कुछ वही है। तो साइटोपंजर क्या होता है? साइटोपंजर जो अपना साइटोपंजर है, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लस सूक्ष्म तंतु प्लस सूक्ष्म नलिका से मिलकर बना रहता है। कौन? साइटोपंजर। स्क्रीनशॉट लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र दिखाता हूँ। अब देख लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का चित्र। तो चित्र इसमें देख लीजिए, ये हमारी सेल है कोशिका में ये केंद्रक है, केंद्रक पे चिपके रहते हैं। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्रक पे चिपके रहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, आर रफ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER स्मूथ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी चिकनी ER और खुरदरी ER। खुरदरी ER इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इस पे राइबोसोम के कट चिपके रहते हैं। आप देख रहे हैं ना, रेड जो मैंने बनाया वो चिपके रहते हैं। और चिकनी जो अपनी है, चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एकदम सिंपल रहती है। तो जान गए ना, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए RER और SER में अंतर। स्मूथ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अंतर क्या है? खुरदरी ER और चिकनी ER। तो खुरदरी ER में इसकी सतह पर राइबोसोम व रिबोफ्लोरिन प्रोटीन होती है जो चिपकी रहती है। आपने अभी चित्र में देखा है ना, राइबोसोम के कट चिपके रहते हैं और रिबोफ्लोरिन प्रोटीन होती है। और इसकी चिकनी सतह पर, इसकी सतह पर दोनों अनुपस्थित होते, दोनों ही नहीं होते हैं उसकी सतह पर। और इसमें देख लीजिए खुरदरी में फिर यह प्रोटीन बनाती है। कौन? खुरदरी ER। और चिकनी ER यह वसा स्टेरॉइड बनाती है, इसमें वसा स्टेरॉइड या CR बनाती है। यह अस्थायी होती है। कौन? खुरदरी अंतःप्रदर्भी जालिका। और चिकनी अंतःप्रदर्भी जालिका कम अस्थायी होती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रदर्भी जालिका के कार्य, ER के कार्य देख लीजिए। इसका कार्य क्या क्या है कोशिका में? तो कोशिका का स्थायित्व देना, पहला पॉइंट देखिए, कोशिका को स्थायित्व देना। इसका मतलब है कोशिका को स्थायित्व देना। अब कोशिका में यह नहीं रहेगा तो इतना, जैसे मांस हमारी, अगर हड्डियां निकल जाए तो मांस हमारी इतनी बचेगी तो इधर उधर डगमगा जाएगी ना। तो वैसे इसका है, अगर इसका कंकाल नहीं रहेगा तो कोशिका इधर उधर डगमगाती रहेगी, इसीलिए उसमें कंकाल रहता है, तो स्थायित्व एक जगह पड़ी रहती है। सेकंड देख लीजिए, अंतःवसा का निर्माण करना। अंतःवसा का निर्माण कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक। कौन करता है? SER स्मूथ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। थर्ड है कि अंतःकोश की परिवहन का नियंत्रण करना। अंतःकोश की परिवहन का नियंत्रण करना, इसका कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चौथा देखिए, केंद्रक आवरण का निर्माण करना। कौन करता है? तो SER स्मूथ टाइप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती है। कौन? केंद्रक आवरण का निर्माण
SCR करना इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। पांचवा देखिए ड्रग्स एवं प्रदूषकों के प्रभाव को समाप्त करना, जो अपने आपके शरीर में जाता है ड्रग्स एवं प्रदूषकों के प्रभाव को यह कम करती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्जी बॉडी का निर्माण करना। गोल्जी बॉडी क्या है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे बताते हैं गोल्जी बॉडी क्या है। अब देख लीजिए गोल्जी बॉडी क्या होती है। तो गोल्जी बॉडी जो हमारा है यह कोशिका का एक अंग है। अंतर परद्रवी जालिका से इसका निर्माण होकर यह कोशिका का एक अंग है। अंतर परद्रवी जालिका से इसका निर्माण होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER से। इसकी खोज देख लीजिए कौन किया था? कैमिलो गोल्जी ने किया था। उल्लू की तंत्रिका सेल में किया था। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी रख दिया गया है। किसका? गोल्जी बॉडी का नाम कैमिलो गोल्जी के नाम पर पड़ा था, क्योंकि इन्होंने इसकी खोज की थी। किस सन में की थी? सन आपको बताना है। जितने भी साइंटिस्ट को मैंने सन लिखा दिया है, कितने सन में खोजा था आपको याद रखना जरूरी है। और किसमें खोजा था? तो उल्लू की तंत्रिका सेल में इन्होंने खोजा था। अन्य नाम देख लीजिए गोल्जी बॉडी को और किन नामों से जानते हैं? तो डिक्टिमोसोम के नाम से इसे जाना जाता है। प्लांट गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। लिपिडोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। लिपिडोकॉन्ड्रिया किसे कहते? तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं। डिक्टिमोसोम तो गोल्जी बॉडी को कहते हैं। संगठन या कैसे बनी है? तो सिस्टर्नी नलिका आशय, यह तीनों केंद्रक के पास संगठित होकर गोल्जी बॉडी बनाते हैं या गोल्जी बॉडी का निर्माण करते हैं। कौन कौन मिलकर? सिस्टर्नी नलिका आशय या केंद्रक के पास संगठित होकर गोल्जी बॉडी बनाते हैं। या तीनों मिलकर गोल्जी बॉडी का निर्माण करते हैं। अभी इनका चित्र मैं दिखाता हूँ। गोल्जी बॉडी के आसपास के क्षेत्र को जोन ऑफ एक्सक्लूएशन विस्फोटक क्षेत्र या विस्फोटक क्षेत्र कहा जाता है। कौन? गोल्जी बॉडी के आसपास के क्षेत्र को जोन ऑफ एक्सक्लूएशन या विस्फोटक क्षेत्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आगे बताएंगे, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए गोल्जी बॉडी के कार्य। गोल्जी बॉडी के कार्य क्या क्या हैं? गोल्जी बॉडी के कार्य से पहले देखिए गोल्जी बॉडी कोशिका में कहाँ पाई जाती है? तो ये अपना सेल है, ये अपना केंद्रक के पास ये जो बनी है वही हमारी गोल्जी बॉडी है। इसका जो ऊपरी भाग है ये ट्रांस कहलाता है या परिपक्व सतह इसे कहते हैं। और जो अपनी निचली सतह है इसे सिस या निर्माणकारी सतह कहते हैं। तो इसका ऊपरी वाला जो गोल्जी बॉडी का भाग होता है ट्रांस या परिपक्व सतह कहलाता है, और निचली भाग जो सिस या निर्माणकारी सतह कहलाती है, और यह केंद्र के पास पाया जाता है। इसके कार्य अब देख लीजिए। कार्य इसके देख लीजिए। कार्य में देखिए प्रोटीन व लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन करना या ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड में बदलना। ग्लाइकोप्रोटीन को ग्लाइकोलिपिड में बदलता है कौन? गोल्जी बॉडी। या प्रोटीन व लिपिड का ग्लाइकोसाइडेशन करता है, वही है प्रोटीन। जो ग्लाइकोप्रोटीन है उसको ग्लाइकोलिपिड में बदलता है। और दूसरा देख लीजिए अंतराकोशिकीय सेल के बाहर परिवहन का नियंत्रण। इसलिए गोल्जी बॉडी को कोशिका का मिडिल मैन या ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो अंतराकोशिकीय सेल के बाहर परिवहन का नियंत्रण, जो अपने सेल के बाहर परिवहन का नियंत्रण होता है वह उसको भी यही कंट्रोल करता है। अंतरकोशिकीय सेल के बाहर, अंतरकोशिकीय माने सेल के बाहर परिवहन का नियंत्रण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। इसलिए गोल्जी बॉडी को कोशिका का मिडिलमैन या ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। मिडिलमैन या ट्रैफिक पुलिसमैन कहा जाता है। तो ट्रैफिक पुलिसमैन किसे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को। मिडिलमैन किसे कहा जाता है? तो गोल्जी बॉडी को ही कहते हैं। थर्ड पॉइंट देखिए सेल वॉल कोशिका पट्टिका मध्य पटलिका का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी। सेल वॉल, जो सेल वॉल अपनी है, ये जो सेल वॉल है और कोशिका पट्टिका जो है और मध्य पटलिका जो इसकी मध्य वाली पटलिका का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी ही करती है सेल वॉल का निर्माण। और चौथा पॉइंट देखिए शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी। शुक्राणु या पूछेगा शुक्राणु का एक्रोसोम निर्माण कौन करता है? तो यही करता है गोल्जी बॉडी। जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन तो वहां पर आएगा शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? तो गोल्जी बॉडी। तब मैं वहां पर आपसे पूछूंगा। पांचवा पॉइंट देखिए हार्मोन स्राव में सहायक है। हार्मोन स्राव में भी गोल्जी बॉडी सहायता करती है।
तो जान गए ना। अब स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए लाइसोसोम या लयन काय, जो कोशिका का अंग अगला है लाइसोसोम या लयन काय इसे कहते हैं। तो देखिए छोटी पुटिका समान एकल आवरण से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। यह छोटी पुटिका समान एकल आवरण से घिरा हुआ कोशिकांग होता है। कौन? लाइसोसोम छोटी पुटिकाओं से समान एकल की होती हैं, जिसके आवरण से या घिरी होती हैं। और देखिए दूसरा पॉइंट, पाइप सेल जो अपनी पाइप प्रकार की सेलों में कम होता है। कौन? लाइसोसोम रिक्तिका के समान कार्य करती है इसमें। कवक सेल में सर्वाधिक होता है। तो लाइसोसोम कवक सेल में सर्वाधिक होता है। किसमें? फंगस में। कवक को अंग्रेजी में फंगस कहते हैं। तो फंगस में सेल में सर्वाधिक जो कोशिका की सेल होती है, कवक की सेल होता है, किस कवक की कोशिका में सर्वाधिक लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम में 5 प्रकार के अम्लीय जल अपघटनीय, जिसे एसिड हाइड्रोलेसियस एंजाइम होते हैं। किसमें? लाइसोसोम में 5 प्रकार के अम्लीय जल अपघटनीय एसिड हाइड्रोलेसियस एंजाइम होते हैं। अम्लीय जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं। pH 5 अम्लीय होता है, अम्लीय pH 5, जिसका pH मान 5 होता है। और देख लीजिए इंपॉर्टेंट नोट देख लीजिए, आरबीसी को छोड़कर सभी में लाइसोसोम होते हैं। आरबीसी को छोड़कर सभी में लाइसोसोम होते हैं। तो आरबीसी क्या है? तो ये जो अपना ब्लड है, ब्लड में आरबीसी होती है। तो ब्लड जो अपना रक्त होता है उसमें आरबीसी होती है। जब मैं रक्त चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा आरबीसी। लाइसोसोम के प्रकार, लाइसोसोम कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार का होता है। प्राथमिक निष्क्रिय व नवनिर्मित प्रकार का लाइसोसोम होता है। द्वितीयक पाचक प्रकार का लाइसोसोम होता है। तृतीयक अवशेषी अपशिष्ट पदार्थ युक्त लाइसोसोम होता है। स्वच्छी चौथा स्वच्छी होता है लाइसोसोम, जिसमें स्वयं के पचित मृत कोशिकांग होते हैं। पचित मृत कोशिकांग होते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बताते हैं। अब देख लीजिए लाइसोसोम के कार्य। लाइसोसोम का कार्य, कोशिका में क्या कार्य करता है लाइसोसोम? तो देख लीजिए कार्य, तो इसका कार्य है पाचन करना। लाइसोसोम में कोशिका में लाइसोसोम पाचन का कार्य करता है। कि किस तरह से करता है? तो यह 3 प्रकार से पाचन करता है कोशिका में। पहला देख लीजिए स्वपाचन। जब स्वयं के संचित भोजन या मृत कोशिकांग का पाचन करता है तो स्वपाचन कहलाता है। या अपना स्वयं के भोजन को पचाता है, या मृत कोशिकांग, या कोई मृत कोशिका हो गई, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया मर गई तो उसको संचित करता है, तो उसे स्वपाचन कहा जाता है। दूसरा देख लीजिए परपाचन। दूसरा देख लीजिए परपाचन। परपाचन क्या है? तो बाहरी पदार्थों का अगर पाचन करता है तो उसे परपाचन कहा जाता है। बाहरी पदार्थों का अगर पाचन करेगा तो इसे परपाचन कहेंगे। परपाचन कहेंगे। बाहरी पदार्थों का अगर पाचन करता है तो परपाचन कहलाएंगे। स्वलयन या ऑटोलाइसिस क्या है? तो ऑटोलाइसिस पाचन क्या है? तो यह स्वयं की लिविंग सेल, जीवित कोशिका का पाचन करना स्वलयन या ऑटोलाइसिस कहलाता है। स्वयं के लिविंग सेल का पाचन करना स्वलयन, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती थैली के नाम से भी लाइसोसोम को जाना जाता है। अगर पूछेगा आत्महत्या की थैली या आत्मघाती की थैली किसे कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिख देना, मैं वहां पर आपको जवाब दे दूंगा। नहीं तो टेलीग्राम पर आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, जो भी आपको पूछना हो। तो टेलीग्राम पर चैनल है योर एग्री एकेडमी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो आप यहाँ पर सर्च कर लेना, योर एग्री है एकेडमी सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। योर एग्री एकेडमी चैनल से आपको चैनल का लोगो टेलीग्राम पर शो करेगा, तभी आप उसे खोलना। ये है चैनल का नाम, आपको वहां पर PDF भी मिल जाएगी। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी
तो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। एंड जो नए स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।